नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। उड़ान अपने आप में ऊर्जा, ताजगी, गति और प्रगति की अभिव्यक्ति देने वाला शब्द है। इस कार्यक्रम उड़ान के माध्यम से हम खासतौर से युवाओं से संबंधित विषयों पर बातचीत करते हैं, जिससे उनको नई राह और प्रेरणा मिल सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है राष्ट्र के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मेजर संतोष भंडारी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैम, आपका स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन के स्टूडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। मेजर संतोष, आप एक सैनिक हैं और एनसीसी और पर्वतारोहण जैसे कार्यक्रमों से आप जुड़ी रही हैं। इसके साथ ही आप यूथ मोटिवेटर भी हैं और बहुआयामी प्रतिभा की धनी भी हैं। तो हमारे दर्शकों में निश्चित रूप से उत्सुकता होगी आपके बारे में जानने की। मैं इस देश की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय कैडेट कोर से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरा सफ़र 1979 से शुरू हुआ है, जो आज तक चला जा रहा है। और मुझे गर्व है कि भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर ये इतनी बड़ी यूनिफॉर्म सर्विस जो है हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। और यहाँ पे जब मैं एनसीसी कैडेट थी तब से मेरा जो ये सफ़र शुरू हुआ है, मैंने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है। आज जो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं एक पर्वतारोही हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि मैं 1984 की पैराट्रूपर हूँ, जबकि देश में बहुत कम महिलाएं उस वक्त पैराट्रूपिंग किया करती थी। और उसके बाद मुझे एनसीसी के थ्रू ही पर्वतारोहण की प्रशिक्षण मिला है और मैंने देश की 6 चोटियाँ हिमालय की वो चढ़ी हैं। और वेस्टर्न हिमालय में मैंने 3 चोटियाँ चढ़ी हैं, गढ़वाल हिमालय में 3 चोटियाँ चढ़ी हैं। और उसके अलावा मैं काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई हूँ इसी माध्यम से। सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ कह लें या फिर युवाओं को जहाँ प्रेरणा देने की बात है, वो सब मैंने एनसीसी के थ्रू ही किया है। मैम, आप एक महिला हैं और आज से अगर हम 25-30 साल पहले की बात करें तो महिलाएं रक्षा क्षेत्र में कम उनका रुझान रहता था। तो ऐसे में आपकी क्या प्रेरणा रही, आप में कहाँ से आपने प्रेरणा ली, किस तरह से इस क्षेत्र की ओर आपका रुझान हुआ? जी, जैसे कि मैं शुरू से ही थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट टाइप की स्टूडेंट रही थी अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में, और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी थी। तो आप जानते हैं कि खिलाड़ी ऐसा होता है कि उसको कोई भी सीमाएं बांध नहीं सकती हैं। और मैं शुरू से बचपन से ही मेरा कुछ शौक़ ऐसे थे कि मैं अपने आप को चाहती थी कि मैं कुछ अलग करूं। अलग करने के लिए मुझे लगा कि स्पोर्ट्स तो सब करते हैं, लेकिन जो मैंने क्षेत्र चुना है राष्ट्रीय कैडेट कोर में, अभी तो मैं एज एन ऑफिसर यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत मिलेंगी यूथ को मोटिवेट करने के लिए। और अपने करियर में भी अलग अलग किस्म के जो एक आम स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता, वो एनसीसी के थ्रू हम पूरे देश में हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम ये प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ हम जो ट्रेनिंग देते हैं, न सिर्फ एक कैडेट को सैनिक बनने की हम जो शिक्षा देते हैं, उसके अलावा भी हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे होते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर में, जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। और देश में जो सरकार के द्वारा जितने भी प्रकार के जो प्रशिक्षण हैं, सोशल सर्विस से एक्टिविटीज़ जो हैं, वो हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैम, सेवारत महिलाएं जो सेवा में होती हैं, उनके साथ साथ में वो गृहिणी हों, और ऐसे में किस तरह से वो सामंजस्य स्थापित करती हैं, सेवा भी करनी है और अपने घर की ओर भी ध्यान देना है, तो सामंजस्य किस तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं? मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सर्विसेज के दौरान ऐसा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर में हमें हमारे कैंप्स लगते हैं। जैसे हमने बताया कि हमारे पास स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम लोगों की वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, कैंप्स लगते हैं। कुछ 10 दिन के कैंप होते हैं, कुछ कई बार जैसे रिपब्लिक डे कैंप है दिल्ली में जो होता है, वो 30-30 दिन का होता है, तो हमें वो भी अटेंड करने होते हैं। उसके लिए हमको मेंटली पहले तो प्रिपेयर होना होता है, क्योंकि हमने ये फील्ड अगर चुना है तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है।
कि हम कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में हम अपने आप को प्रोफेशनली ये ना समझें कि हम नौकरी कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे क्षेत्र में कम हों। सामंजस्य बना के रखना पड़ता है। मेरे साथ तो ये है कि मैं हमेशा से ही अपने नौकरी को मैंने पहले प्राथमिकता दी है, और उसके बाद जो घर चलाने वाली बात आप कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। एक्चुअली दिस इज़ अ टाइम मैनेजमेंट बेसिकली, कि हाउ यू मैनेज योर टाइम। मैम, यदि राष्ट्र का जो युवा है, राष्ट्र के जो युवा वर्ग है, युवा हैं, वो अगर अच्छे मार्ग पर चलें और सदमार्ग पर चलें तो हमारा राष्ट्र जो है, कोई भी देश हो, वो आगे बढ़ता है। लेकिन आज देखने को मिलता है कि बहुत सारे युवा जो हैं वो अपने पथ से विमुख हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी युवा शक्ति पर आधारित है, तो आप युवाओं के लिए क्या खास सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह से वो सदमार्ग की ओर और अच्छे रास्ते पर चलें? आज के युवाओं में वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी, काफ़ी डिसिप्लिन्ड फोर्स हैं, लेकिन कुछ उनके जो आप कह सकते हैं कि कुछ एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो हो सकता है अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि एज ए मोटिवेटर हम लोग या हमारे जो पेरेंट्स हैं या उनके जो टीचर्स हैं और जो उनका फ्रेंड सर्कल है, वो इन सब भटके हुए युवाओं को अपने मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और बेसिकली इनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। और युवा ऐसा नहीं आज का पढ़ा लिखा है, अवेयर है, ये तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम इन भटके हुए युवाओं को जो सतमार्ग है उस पे हम इनको ला सकते हैं, मुख्य धारा से, या मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना बड़ा चैलेंज नहीं है ये समाज के युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए। जी मैम, आप पर्वतारोही हैं और बहुत सारे आपने अलग अलग क्षेत्रों में काम भी किया है, तो जो युवा हैं वो रोज़गार के अवसर इसमें किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से वे रोज़गार को पर्वतारोहण में हासिल कर सकते हैं इस फील्ड में? यस, मैं ट्रेन माउंटेनियर हूँ और मैंने मनाली से अपना ट्रेनिंग किया था, और उसके बाद मैंने सारे पर्वतारोहण जो मैंने आपको बताया है 6 चोटियाँ मैंने इंडिया की चढ़ी हैं। काफ़ी स्कोप हैं, और आजकल तो इनफैक्ट बहुत युवा वर्ग हैं जो कि काफ़ी एडवेंचरस हो गए हैं। दे वांट टू डू ट्रैक्स, दे वांट टू डू द माउंटेनरिंग और हाइकिंग, और ऐसा नहीं है, इसमें भी काफ़ी स्कोप है एज ए प्रोफेशन चुनने के लिए। यहाँ पे इनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पहले बेसिक ट्रेनिंग है, फिर एडवांस ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद एज ए प्रोफेशन भी इसको चूज़ कर सकते हैं। और आजकल तो जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सो स्टूडेंट्स कैन फाइंड कि कहाँ ये वैकेंसीज निकलती हैं, और एज ए प्रोफेशन दे कैन चूज़ दिस माउंटेनरिंग रिलेटेड और एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। जी, अब खासकर महिलाओं के लिए ये जो क्षेत्र है, आप कितना अनुकूल मानती हैं क्षेत्र को महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है बीइंग फैमिली पर्सन, क्योंकि आप देखिए वर्दीधारी, अगर हमने एक बार वर्दी पहन ली है तो जहाँ पर भी हमको डिप्लॉय किया जाता है, जहाँ भी हमारी पोस्टिंग्स होती हैं, सब जगह चैलेंजिंग होती हैं। क्योंकि आप सोचिए कि हर 2 साल 3 साल के बाद हम लोगों का मूवमेंट रहता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कह लो या फैमिलीज़ के साथ में थोड़ा सा ये चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन हर नए जगह पर जाकर हम अपने आप को प्रूव करती हैं महिलाएं। और मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट द लाइफ कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा अच्छा अपने आप को प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट करती हैं, जो भी आपको काम मिलता है। आपने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, बहुत सारे क्षेत्रों से आप जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में आपको किस क्षेत्र में काम करके एक नयापन सा महसूस हुआ है अभी तक? जी, जैसे मैंने बताया कि मेरा राष्ट्रीय कैडेट कोर में ये 34वां वर्ष चल रहा है, और मेरे लिए मैं काफ़ी स्टेट्स में नौकरी करके आई हूँ, जैसे हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो हर स्टेशन पर हर अलग अलग टाइप की चैलेंजेस रही हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं झारखंड में पोस्टेड थी तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते थे वो आप कह सकते हैं कि
ग्रामीण क्षेत्रों के वो हैं, तो हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप अभी देखिए, रिसेंट आप देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में मेडल लाने में झारखंड की लड़कियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो उस टाइम पे हमको लगता था कि हम अगर इस युवा वर्ग को हम मोटिवेट करें तो वो बहुत वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता था मुझे, स्पेशली मेरे लिए जो चैलेंजिंग था कि झारखंड के जो बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स होते थे ग्रामीण क्षेत्रों को, उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं, और वो भी वर्दी पहनना चाहते हैं, वो भी फोर्सेस में आना चाहते हैं। सिर्फ ये है कि अवेयरनेस की कमी होती है हमारे ऐसे क्षेत्रों में। तो मैं चाहती हूँ कि देश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलने थे। आप लोगों के माध्यम से हम लोग स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि आप फोर्स सर्विसेज में आने के लिए या करियर काउंसलिंग के थ्रू हम इनको बता सकते हैं कि युवा वर्ग अपना क्या प्रोफेशन चुन सकता है, ये हम कर सकते हैं। मैम, जैसा कि आपने बहुत सारी जगहों का जिक्र यहाँ पर किया है, तो ऐसे में कोई एक ख़ास किस्सा किसी प्लेस से रिलेटेड, किसी जगह से रिलेटेड जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं, साझा करना चाहती हैं? ज़रूर। मैं एक हिमालयन एक्सपीडिशन में यहीं गढ़वाल हिमालयाज़ पे गई हुई थी, 2004 की बात है। और उस वक्त हमारे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये आ गई थी कि देखिए, जो माउंटेनियरिंग का क्षेत्र है वो बहुत चैलेंजिंग है और हर व्यक्ति के बस का बात नहीं है। तो एडवांस बेस कैंप में जाने के बाद हमारी एक एनसीसी कैडेट का तबीयत ख़राब हो गया था और उसको हैपो हो गया था, जो ऊपर हाइपोथर्मिया जिसको बोलते हैं। सो वहाँ से उस बच्चे को इवैक्यूएट करना था, उस कैडेट को इवैक्यूएट करना था। सो अब सबके लिए चैलेंज था कि हमारा एक्सपीडिशन है, आगे जाना था, हमको पीक क्लाइंब भी करनी थी। सो उस वक्त में एक चैलेंज था कि कौन इस कैडेट को थोड़ा उस ऑल्टीट्यूड से थोड़ा नीचे लेके जाएगा सो दैट हम उसकी जान बचा सकें। सो बीइंग अ लेडी, मुझे ऐसे लगा कि दिस इज़ माय ड्यूटी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। तो मुझे लगा कि उस टाइम पे, उस मूवमेंट पे उस बच्चे की जान बचाना हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग काम था। और आप सोचिए कि रात को 9:30 बजे हमने एडवांस बेस कैंप से उस कैडेट को इवैक्यूएट किया। उसमें मैं और मेरा लीडर थे, हम दोनों उनको एक पोर्टर की पीठ में उस जगह से लेके आए और अगले दिन इंडियन आर्मी ने हमारा हेल्प किया और उस कैडेट को फिर हम मेनलैंड में उसको हम भिजवा सके, इवैक्यूएट करवा सके। तो ये एक चैलेंज वाला काम था जो कि हमने कहते हैं ना कि किसी की जान बचाना सबसे चैलेंजिंग काम होता है। सो ये हमने किया था और उसकी जगह मुझे राष्ट्रीय कैडेट कोर ने फिर डीजीज कमेंडेशन कार्ड भी मुझे दिया था। सो ये एक बहुत ही मेरे लिए लाइफ का एक बहुत एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहा है। मैम, कोरोना के इस दौर में खासकर जो युवा वर्ग है वहाँ पर किस तरह से अपनी सेवाएं देश को दे सकता है और आगे मदद कर सकते हैं लोगों की, जिससे हम इस महामारी पर और पूरी तरह से काबू पा सकें? मुझे बहुत खुशी एंड गर्व महसूस होता है ये बताने में कि आज के इस दौर में, जबकि पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, इस वक्त में हमारे एनसीसी कैडेट्स ने बहुत बड़ा सरकार को सहयोग दिया है। काफ़ी स्थानों पे हमारे कैडेट्स डिप्लॉयमेंट होती थी, चाहे वो राशन बांटना है या किसी को अवेयर करना है, तो बहुत बड़ा एक एनसीसी का योगदान रहा है। और अभी तो जैसे ऑनलाइन सर्विसेज हमारी हो रही हैं और काफ़ी मतलब इस फील्ड में बच्चों ने, हमारे एनसीसी कैडेट्स ने काफ़ी काम किया है। और नॉट ओनली उत्तराखंड में, पूरे इंडिया में आपने काफ़ी देखा भी होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि एनसीसी कैडेट का बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है इस काल में। निश्चित रूप से मैम, तभी हमने ये जानना चाहा क्योंकि ऐसी विकट परिस्थितियों में जो एनसीसी का कार्य है, वहाँ के जो कैडेट्स का कार्य है, निश्चित रूप से सराहनीय है। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जी, तो इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहिए। जी, मुझे असल में, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और ये जो मेरे अवार्ड्स जिनकी बात हो रही है वो एक्चुअली मैंने अर्न किए हैं अपनी सेवाएं देकर, या आप कह सकते हैं कि बीइंग अ लेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरे पास 3 डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन कार्ड हैं और एक डिफेंस मिनिस्टर्स कमेंडेशन मेरे पास है भारत सरकार से, जो मुझे मिला है। ये मेरी वेरियस फील्ड्स में मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने
के लिए। और माउंटेनरिंग में मैंने जो ये पीक्स क्लाइंब की हैं, और मेरे हमेशा जितने भी मैंने ये जो एक्सपीडिशंस किए हैं, हमारे साथ कभी भी इस भगवान की कृपा से कभी भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। सब सक्सेसफुल हमने एक्सपीडिशंस किए हैं। उसके लिए भारत सरकार और राष्ट्रीय कैडेट कोर ने मुझे अवार्ड्स दिए हैं। मैम, हमारे जो राज्य है उत्तराखंड, ये पर्वतीय राज्य है, ऐसे में युवा शक्ति को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्र निर्माण में युवा अपनी सहभागिता दे सकें, ऐसे में ऐसे जटिल भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में युवा किस तरह से किन किन सर्विसेज में आगे बढ़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं? देखिए, यहाँ के जो यूथ है वो बहुत मोटिवेटेड है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी मोटिवेटेड है। सिर्फ उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है अभी। जैसे मैंने कई बार यहाँ देहरादून में भी मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मोटिवेशनल लेक्चर लेने जाती हूँ, स्कूल्स एंड कॉलेज में जाती हूँ। तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इनको मोटिवेट कर सकें और हम इनको राइट डायरेक्शन दे सकें, तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के युवा वर्ग बहुत वंडर्स कर सकता है। और स्पेशली मैंने ये भी देखा है कि जितने भी आउटस्कर्ट्स के एरियाज़ हैं या कंट्री साइड एरियाज़ हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के बच्चों में ज़्यादा जोश है देन द सिटी स्टूडेंट्स कह लें। बाहर के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो स्पेशली फॉर सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, और उनको हम टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते हैं कि आप कौन कौन सी सर्विसेज में जा सकते हैं, और आप एज़ पर देयर कैपेबिलिटीज़, और हम उनको उस हिसाब से मोटिवेट करते रहते हैं। और बीच बीच में जैसे मैंने बताया, एनसीसी के थ्रू भी हम हमारे जो कैडेट्स हैं, यहाँ पर एक स्पेशल एंट्री स्कीम है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को एज एन ऑफिसर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, और काफ़ी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे एनसीसी कैडेट्स को इसका वेटेज मिलता है। तो मतलब सरकारी स्कूल हैं या सरकारी कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एनसीसी के थ्रू काफ़ी बच्चों को इसका फ़ायदा हुआ है। और आज हमारे बहुत बहुत देश के जो डिग्निटरीज़ हैं, वीवीआईपीज़ हैं, अगर आप उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो उनमें से आपको लगेगा कि 90% एनसीसी कैडेट्स थे। और क्योंकि ये एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है जिसमें कि हम पहले साल से ही उनको इतना डिसिप्लिन बना देते हैं कि आप खुद ही उनका जो फ़र्क है वो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से और उसके बीच में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये एक एनसीसी कैडेट है। तो उनको हम उस हिसाब से तैयार करते हैं। मैम, एनसीसी के क्षेत्र को लेने के लिए, एनसीसी के क्षेत्र में जाने के लिए युवाओं को किस तरह की तैयारी की ज़रूरत होती है? क्या कुछ खास तैयारी इसके लिए चाहिए होती है कि इस तरह के साहसिक कार्यों में युवा जा सके? एक्चुअली हमारा ये जो एनसीसी है ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और स्कूल और कॉलेज में हम, स्कूल में हम 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं, कॉलेज में हम 3 साल की ट्रेनिंग देते हैं। सो ड्यूरिंग द स्कूल अगर किसी को एनसीसी में आना है तो उसके लिए वो वॉलंटियर हो सकता है। फिर हमारे प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, उसमें जो मेरिट बनती है उसके हिसाब से हम इन कैडेट्स को एनरोल करते हैं, और फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे एनसीसी में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो सी सर्टिफिकेट है उसका वैल्यू है मेन, कि सी सर्टिफिकेट के बाद, इसके बारे में आप जी, सी सर्टिफिकेट के बाद में हमारे कैडेट्स एज एन ऑफिसर जा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडिया की बहुत सारी सर्विसेज है जहाँ पे इनको वेटेज मिलता है। सो ये एक बहुत बड़ा इनकी तरफ से एक मोटिवेशन कह लो कि एनसीसी कैडेट्स आराम से किसी भी क्षेत्र में अपना एज ए करियर ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारी सोशल सर्विसेज में आपने पार्टिसिपेट किया है, गवर्नमेंट द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होती हैं, उनके बारे में आप ज़रा हमारे दर्शकों के सामने उन बातों को मैंने सोशल सर्विस एक्टिविटीज़, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी राष्ट्रीय कैडेट कोर को दी जाती हैं वो हमें करनी पड़ती हैं। तो जितने भी हमारे ये वॉलेंटियर कैडेट्स हैं, चाहे इसमें आप कह लें कि कुछ साल पहले देश का युवा जब थोड़ा सा भटक रहा था तो उस टाइम पे हमने HIV एड्स अवेयरनेस एक प्रोग्राम था एनसीसी का, जिसको बहुत लार्ज स्केल पे अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में हमने लिया था। और अभी जैसे इस वर्ष या पिछले साल से ही देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो कार्यक्रम हैं उसमें हमारे एनसीसी के युवा वर्ग काम कर रहे हैं। हम लोग हर क्षेत्र में जाके ये बता रहे हैं कि एक स्त्री का पढ़ना कितना
आवश्यक है, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो एक पूरा समाज पढ़ेगा। उससे बहुत बड़ा मैसेज चला जाता है। और सबसे अच्छी बात मैंने आज ये देखी है कि चाहे वो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है या फिर किसी भी वर्ग के लोग हैं, या मज़दूर वर्ग है या किसान वर्ग है, सभी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा कदम है देश में कि लोग शिक्षा की ओर जा रहे हैं। और मेरा कहना ये है कि जैसे पहले ज़माने में होता था कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी या कम दी जाती थी, लेकिन आज प्रत्येक परिवार इस देश का चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ें और समाज में कुछ बड़े बने। मैम, हमने देखा है और कि आप मिस हिमाचल 2015 में फाइनलिस्ट भी रही, तो क्या कुछ नई बात थी रक्षा सेवा के क्षेत्र में जो आप आई हैं? देखिए, ऐसे तो मैं वर्दीधारी ऑफिसर हूँ, लेकिन कई बार समाज में रहते हुए आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। सो ऐसे ही मैं उस वक्त हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड थी और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट निकला था। सो मुझे भी मौका मिला, मेरी बेटी ने ही मुझे मोटिवेट किया था कि माँ आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और आई वॉज द फाइनलिस्ट ऑफ दैट मिसेस हिमाचल कॉन्टेस्ट एंड इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि नहीं तो ज़िंदगी भर हम तो फ़ौज और एनसीसी के ही उस फील्ड में रहते थे, लेकिन ये एक अलग सा एक एक्सपीरियंस था कि जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर भी, एंड आई एम थैंकफुल। जी मैम, महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं देश सेवा के? महिलाओं के लिए तो मैं यही कहूँगी, बीइंग अ लेडी, कि हम किसी से कम नहीं हैं। आपने देखा है कि आज इतनी महिलाएं वो काम कर रही हैं कि जो एक पुरुष नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, गर्ल्स आर डूइंग बेटर देन मैन, और चैलेंजिंग है महिला के लिए। जैसे आपसे हमने पहले भी बात किया है कि घर परिवार के साथ रहते हुए भी वो प्रोफेशनली कितना अच्छा कर रही हैं। आज आप देखिए, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कह लीजिए, ये तो मैं आपको फोर्स सर्विसेज की बात कर रही हूँ, उसके अलावा कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं आज पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और जहाँ तक प्रोफेशन की बात है वो उनसे ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, क्योंकि हर टॉप मोस्ट पोस्ट पे भी आप देखिए जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। सो मेरा यही कहना है कि महिलाओं में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो हर चैलेंज को ले सकती हैं। मैम, जो देश में बेटियां हैं, हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो ऐसे में एनसीसी खास तौर से किस तरह की भूमिका को अदा करती है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए? ये हमारा स्पेशल कार्यक्रम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। सो हम लोगों के जो कैडेट्स हैं वो ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ पे कि लगता है अवेयरनेस की कमी है। तो हम उन जगहों पे जाके, अगर मान लो शहरी इलाके हैं तो शहरों के जो आउटस्कर्ट्स कह सकते हैं हम, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो बटालियंस हमारी हैं, देश के जिस भी कोने में हमारी एनसीसी के बटालियंस है, वहाँ के कैडेट्स इन जगहों में जाते हैं और एक ग्रुप में जाएंगे और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। स्पेशली हम ऐसे जैसे मान लो स्लम एरियाज़ हैं, या वैसे तो खैर गाँव में आप सभी अवेयर हो गए, लेकिन जहाँ पे एक छोटा वर्ग या पिछड़ा वर्ग रहता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि उनके बच्चे भी आके पढ़ें और बेटियों को स्पेशली वो पढ़ाएं। तो उससे समाज में बहुत तरक्की होगी कि महिलाओं ने अगर पढ़ाई कर ली तो एक पूरे परिवार ने पढ़ाई कर ली, मैं ये मानती हूँ। मैम, जैसे कि आपने बहुत सारी जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं, तो कोई ऐसी बात जब आप ग्रामीण क्षेत्र में गई हो और वहाँ आपको सेवा देने का मौका मिला हो? अक्सर ऐसा होता है कि बीइंग इन यूनिफॉर्म जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए या वहाँ के लोकल लोगों के लिए थोड़ा सा एक वो लगता है कि एक महिला को वर्दी में देख के सबको खुशी होती है और वो देखने आते हैं कि ये कौन आए हैं।
और मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म पर्सन, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस देश की बेटियाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फोर्स सर्विसेज ज्वाइन कर सकें, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आएँ, और जो डर है माँ बाप को कि हम फ़ौज में ना भेजें या कुछ क्या होगा, वो अपने दिल से डर निकाल लें। और मेरा कहने का मतलब यही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी बहुत रिस्पेक्ट है लेडीज़ की। किसी भी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए कि बहुत चैलेंजिंग है और लड़कियों को बहुत सम्मान मिलता है। आप एक कुर्सी में बैठ के नौकरी करने से और एक यूनिफॉर्म में जो नौकरी करते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो मेरा ये मानना है कि जब यूनिफॉर्म जब आप पहनते हैं तो उसका एक अलग ही रुतबा और रुआब होता है और आपको सब जगह बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। मैम, निश्चित रूप से आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की और अलग अलग क्षेत्रों से आप जुड़ी रहीं। रक्षा सेवा के अलावा कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर युवा जाकर के देश की रक्षा भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा एक भविष्य उस क्षेत्र में बना सकते हैं रक्षा क्षेत्र को छोड़कर। जी, मुझे तो लगता है कि इस देश का हर इंसान देश की रक्षा ही कर रहा है। वो चाहे ज़रूरी नहीं कि बंदूक उठाने से ही देश की रक्षा होती है। मेरा मानना ये है कि अपने क्षेत्र में अगर आप ईमानदारी से काम करें और अपना ऑनेस्टी से काम करें और अपना 100% ना दे के भी अगर आपने 95% भी अपना दे दिया तो वो एक देश की रक्षा ही है और उसमें देश की प्रगति ही हो रही है। मैं ये पसंद मानती हूँ। निश्चित रूप से मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमारे साथ की और निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा की। हमें आशा है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।